रहीम। सो हम ग्लोमेरुलर डिजीज़ेस पढ़ रहे थे। हमने ग्लोमेरुलर डिजीज़ेस, अब एक जनरल डिजीज़ में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, उसकी पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं, हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स पढ़ते हैं, यही है ना। तो हम इसमें भी यही पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। हमने क्लिनिकल सिम्टम्स पढ़ लिए, या नेफ्रेटिक सिंड्रोम होगा या नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा, ठीक है। और उसमें मैंने आपको बता दिया कौन सी डिजीज़ नेफ्रेटिक सिंड्रोम के साथ हैं, कौन सी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ है। तो आपको एटलीस्ट ये पता है कि आप ये सिम्टम्स देख के ये वाली क्लिनिकल सिनेरियोस के अंदर पिक कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने देखनी है कि उसकी पैथोजेनेसिस क्या है। अल्टीमेटली हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल के अंदर हम लोग सारी ग्लोमेरुलर जो भी डिजीज़ हैं वो लिखेंगे, उनकी पैथोजेनेसिस लिखेंगे, उनकी हिस्टोलॉजी लिखेंगे और उनके क्लिनिकल फीचर्स लिखेंगे, एंड दैट्स इट, हमारा पूरा चैप्टर डन, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वाला तरीका सही लगेगा, बट जैसे आपकी मर्ज़ी, आप पढ़ना चाहें। अब हम करने लगे हैं पैथोजेनेसिस ग्लोमेरुलर डिजीज़ेस की, ठीक है। तो हमें पता है कि कोई भी पैथोजेनेसिस जो डिजीज़ होती है उनके कुछ ना कुछ कॉजेज़ होते हैं। यहाँ पे ग्लोमेरुलर डिजीज़ेस के दो मेजर कॉजेज़ होते हैं, या इम्यून मैकेनिज्म के थ्रू इंजरी हो रही होती है या नॉन इम्यून के थ्रू हो रही होती है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इम्यून मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नॉन इम्यून में क्या क्या चीज़ें आती हैं, नॉन इम्यून में मेटाबॉलिक कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर डायबिटीज़ है, ठीक है। इसी तरह हीमोडायनामिक, जैसे कि हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव नेफ्रोस्क्लेरोसिस एक डिजीज़ है जिसके अंदर फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस के अंदर हाइपरटेंशन एक कॉज है, ठीक है। इसी तरह अमाइलॉइड प्रोटीन्स होते हैं, वो अगर डिपॉजिट होना शुरू हो जाए तो अमाइलॉइड नेफ्रोपैथी कर देते हैं। ये तो है नॉन इम्यून कॉजेज, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द डिजीजेज में हमारे पास क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द डिजीज में इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है। इम्यून मैकेनिज्म भी किस तरह इन्वॉल्व होता है, या तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इंजरी होती है, ठीक है, या सेल मीडिएटेड इंजरी होती है, या एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है। आपको पता है कि सेल मीडिएटेड इंजरी में क्या होगा, एक एंटीजन होगी, ठीक है, उसके अगेंस्ट सेंसिटाइज हो जाएंगे टी सेल्स। अब टी सेल्स जब उसके अगेंस्ट सेंसिटाइज होंगे CD4 CD8, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, या डायरेक्टली किल कर देते हैं CD8, या फिर CD4 जो होंगे वो साइटोकाइंस रिलीज करेंगे, और वो साइटोकाइंस क्या करेंगे, उस एंटीजन को तो किल करेंगे ही, साथ में क्या करेंगे, जो जिस जगह पे वो डिपॉजिट है, सपोज करें बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर वो डिपॉजिट है, तो उसको भी साथ में डिस्ट्रॉय कर देंगे, इन्फ्लेमेशन होगी और वो सारा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ग्लोमेरुलर इंजरी हो जाएगी। तो ये हो गया सेल मीडिएटेड इंजरी। अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनके साथ क्या एक्टिवेट हो जाता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब आपको पता है C3 C5 C5a ये सारे क्या करते हैं, ये इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं, इम्यून सिस्टम को मजीद रेगुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन, इंजरी होगी, ठीक है। अब आते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इंजरी पे, जो कि सबसे मेन कॉज है, इम्यून मैकेनिज्म्स में भी सबसे मेन कॉज है। अब एंटीबॉडीज किस तरह डिस्ट्रॉय करती हैं, ठीक है। अब आप देखें कि एक बंदा है जिसको एक इन्फेक्शन हुआ सपोजिंगली, ठीक है, कोई भी, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, एक एंटीजन आएगा, बैक्टीरिया का सपोज कर लें, एंटीजन आ गया, बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक है। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एक एंटीजन एक एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होगा ये जाएगा और ये किसी भी ग्लोमेरुलस के अंदर या बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर कहीं पे भी जाके डिपॉजिट हो जाएगा। जब यहाँ वहाँ पे डिपॉजिट होगा तो वहाँ पे क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा, इंसिनेट करेगा हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर ये क्या होना शुरू हो जाएंगी, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी। या तो ये एक तरीका है, ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, ये सर्कुलेशन में बना है। ये आपको मैंने बताया ना, एंटीजन एंटीबॉडीज दोनों जो थी ये प्रेजेंट थी बॉडी के अंदर, एंटीजन थी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी, और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो बना है, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो बना है वो सर्कुलेशन के अंदर बने। कहाँ पे बने, सर्कुलेशन के अंदर बने। तो यही बात बता रहा हूँ, एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड इंजरीज जो हैं, कॉम्प्लेक्स जो बना है एंटीजन एंटीबॉडी का, वो कहाँ पे बना है, इन द सर्कुलेशन, और वो जाके डिपॉजिट हुआ और जिसने फिर आगे सारा प्रोसेस कराया। या तो ये तरीका हो सकता है इंजरी का, या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एंटीजन भी प्रेजेंट थी, बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी बनाई, ठीक है, एंटीजन भी प्रेजेंट थी, एंटीबॉडी भी बनाई, लेकिन एंटीजन पहले जाके डिपॉजिट होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर, या हमारे पास पोडोसाइट्स के अंदर कहीं पे भी, और बाद में उसके पीछे पीछे आई एंटीबॉडी, ठीक है। पहले एंटीजन वहां पे प्रेजेंट थी और फिर एंटीबॉडी पीछे से आई, ठीक है। तो ये होती है एंटीजन जो कि यहाँ पहले आके डिपॉजिट हुई है, इसको हम कह रहे हैं प्लांट हुई है। हम कहते हैं ना, फलां बंदे ने वहाँ पे एक चीज़ प्लांट की है, ठीक है।
तो प्लांटेड एंटीजन का मतलब यह है कि पहले एंटीजन आके डिपॉजिट हुई है और उसके पीछे पीछे उसकी एंटीबॉडीज आई हैं और उसने वहां पे उसकी किलिंग की है, ठीक है। तो ये प्लांटेड एंटीजन हैं, ओके। फिर होती है हमारे पास फिक्स्ड एंटीजन। फिक्स्ड एंटीजन क्या होती हैं? हार्ड टिश्यू है, ठीक है, एक टिश्यू सपोजिंगली उसके अंदर कोलेजन है, कोलेजन टाइप 4 है, तो ये भी क्या है? एक एंटीजन है। अब ये हार्ड स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, सपोजिंगली बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर कोलेजन टाइप 4 होता है, तो ये एक एंटीजन है। अब इसके अगेंस्ट अगर ऑटो इम्यूनिटी हो गई है तो एंटीबॉडीज बनेगी, वो एंटीबॉडी आके इसको किल करेंगी या इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनाएंगी, ऐसा ही है ना। तो ये क्या है? ये वाली जो एंटीजन है ये फिक्स्ड एंटीजन है। फिक्स्ड एंटीजन का मतलब क्या है कि ये तो हमेशा से वहीं प्रेजेंट थी, फिक्स्ड एंटीजन है ना, ये बाहर से नहीं आई, ये अपना ह्यूमन बॉडी का एक स्ट्रक्चर था, एक पार्ट था, सेल्फ एंटीजन थी, फिक्स्ड एंटीजन इसीलिए कह रहे हैं इसको। सो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज, ठीक है। ऑटो इम्यून हमने कहा इम्यून सिस्टम डिजीजेस कॉज कराता है। एंटीबॉडी मेडिएटेड इंजरी दो तरह से होती है, या तो इन सीटू इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इन सीटू इम्यून कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या है कि एक इन सीटू का मतलब क्या होता है? उस जगह पे, उस जगह का मतलब क्या है? ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस के अंदर एक एंटीजन बाहर से आई और उसके पीछे पीछे उसकी एंटीबॉडी ने आके कॉम्प्लेक्स बनाया और फर्दर उसकी डिस्ट्रक्शन हुई, ठीक है। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये प्लांटेड एंटीजन थी, ठीक है, प्लांटेड एंटीजन थी। और अगर एक सेल्फ एंटीजन है जैसे कि कोलेजन था, उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी आके उसको किल कर रही है, उसके अगेंस्ट एक कॉम्प्लेक्स बना रही है, तो वो क्या थी? वो तो फिक्स थी, वहां पे एंटीजन पहले से ही थी। लेकिन दोनों सूरतों में, चाहे प्लांटेड एंटीजन थी या फिक्स्ड एंटीजन थी, दोनों कहां पे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं? इन द ग्लोमेरुलस। तो इन C2 कॉम्प्लेक्सेस बने, समझ आ गई ना बात की। और दूसरा होता है कि या तो ब्लड के अंदर ही सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन जाए, ठीक है। ब्लड के अंदर ही एंटीजन थी, ब्लड के अंदर ही एंटीबॉडी थी, वो दोनों ने कॉम्प्लेक्स बना दिया इन द ब्लड और वो एज अ कॉम्प्लेक्स ट्रेवल करते हैं इनटू ग्लोमेरुलस। होपफुली आपको ये बातें समझ आ रही होंगी और मैंने कॉम्प्लेक्स नहीं किया होगा, आई होप सो आपको समझ आ गई हो, ठीक है। अब हम इसको ना पिक्चर से देखते हैं क्योंकि पिक्टोरल मेमोरी बड़ी अच्छी रहती है। अब यहाँ पे देखें, अगर आप इस स्ट्रक्चर को अप्रिशिएट कर सकते हैं, फिर मैंने ग्लोमेरुलस को काटा, ठीक है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल को। ये बाहर की तरफ क्या है? हमारे पास पैराइटल लेयर है, ठीक है, पैराइटल लेयर। पैराइटल लेयर किसकी है? बोमेन कैप्सूल की, ठीक है। अंदर की तरफ क्या है? विजरल लेयर है, ठीक है, जो कि क्या बना रही है? फूड प्रोसेसेस बना रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? विजरल लेयर। उसके अंदर क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये, ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इनके दरमियान में जो जगह, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ओके। और सबसे अंदर क्या है? ये ब्लड की एंडोथीलियम है, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रक्चर तो ग्लोमेरुलर कैप्सूल का दोबारा रिवाइज हो गया, ओके। अब मैंने कहा कि इंजरी कैसे होती है? इम्यून मीडिएटेड हो सकती है या नॉन इम्यून हो सकती है। नॉन इम्यून में तो डेपोजिशन होगी एमाइलॉइड प्रीकर्सर की या डायबिटीज़ की वजह से ग्लूकोज डेपोजिशन, हाइपरटेंशन, व्हाटएवर। हम इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे थे। मैंने कहा कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं या वो सर्कुलेटिंग हो सकते हैं, मतलब ये देखें, ये रेड में क्या है? एक एंटीजन है और ये क्या है? एक एंटीबॉडी है। ये कहाँ आ रहे हैं? एंडोथीलियम के अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये ल्यूमेन में है ना, ल्यूमेन में है, तो ये ब्लड के अंदर ही आ रहे हैं, ऑलरेडी बने हुए कॉम्प्लेक्सेस, ऑलरेडी बने हुए हैं, मतलब सर्कुलेटिंग है, और ये आके यहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं। देख रहे हैं आप, सब एंडोथीलियल डिपॉजिट हो रहे हैं, एंडोथीलियम के नीचे सब एंडोथीलियल डिपॉजिट हो रहे हैं, देखा आपने। तो ये हो गया सर्कुलेटिंग टाइप, ठीक है। दूसरा है, अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो ये सिर्फ एंटीबॉडीज आ रही हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये किसके अगेंस्ट आ रही हैं? ये सेल्फ एंटीजेंस के। ये देखें, ऑलरेडी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कोलेजन था सपोजिंगली, तो ये इसकी एंटीजेंस थी, इसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज आके लग गई हैं और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये सारे डिपॉजिट हो गए। तो ये क्या मतलब है? फिक्स्ड एंटीजन थी कि ये हमेशा से यहीं प्रेजेंट थी, ये सेल्फ एंटीजन थी, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज आ गई हैं, ओके। एंड देन थर्ड होती हैं प्लांटेड एंटीजेंस, ठीक है, कि पहले एक एंटीजन आई थी, ये देखें, सब एपिथेलियल, ठीक है, सब एपिथेलियल, ये पहले से पड़ी हुई है एंटीजेंस, ये, ठीक है, और ये सर्कुलेट करती हुई एंटीबॉडी उसके पीछे पीछे आई है और इसको यहाँ आके उसने दबोच लिया, ठीक है। तो ये प्लांटेड एंटीजन है। होपफुली आपको तीनों चीजें समझ आई होंगी। अब आपको एक और बात समझ आ रही है, हिस्टोलॉजी लिखना बड़ी आसान हो गई है। अब आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी ऐसी डिजीज जिसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो सर्कुलेटिंग में बनता है, सर्कुलेशन में बनता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के अंदर, ठीक है, पहले से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना होगा, तो वो कहाँ आके डिपॉजिट हो रहा है? एंडोथीलियम के नीचे, तो सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स मिलेंगे, ठीक है। हम डिजीज आगे पढ़ेंगे। फिर मैंने कहा सेल्फ एंटीजन,
जैसे कि रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर हमारे पास पहला होता है एलपोर्ट सिंड्रोम। उसके अंदर क्या होता है कि सेल्फ एंटीजेंस हैं, तो वो कहाँ पे हैं, एपी बेसमेंट, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर डिपॉजिट्स मिल रहे हैं आपको, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। एंड देन ये सब एपिथेलियल आपको मिल रहे हैं जहाँ पे एंटीबॉडी पीछे से आई है। ओके, तो होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। और इसके बाद हम लोग प्रॉपरली आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या देख लिया, पैथोजेनेसिस भी देख ली, पैथोजेनेसिस प्रोसेस देख लिए, सारे क्लिनिकल पैटर्न्स भी देख लिए। अब हमारे पास एक ही बात बची है, वो क्या है, हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजिकली ना आपको जितनी ग्लोमेरुलर डिजीजेज मिलेंगी उनमें 3 चीज़ें ही मिलेंगी ज़्यादातर, या सेलुलैरिटी इंक्रीज हुई होगी, या बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकन हुई होगी, या हाइलाइनाइजेशन या सेक्लरोसिस हुई होगी। ये 3 बातें आपने ना हर जगह पे लिखनी है, लेकिन किस में क्या क्या लिखना है ये आपको याद करना है। ऐसा नहीं है कि आप सब में ये लिखते हैं। इंक्रीज सेलुलैरिटी, ठीक है। इंक्रीज सेलुलैरिटी का क्या मतलब है, नॉर्मली मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा। ग्लोमेरुलस के अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस के अंदर ये सपोज करेंगे एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी था। मैं आपको ये वाली पिक्चर ऊपर से नॉर्मल दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब नॉर्मली ये मेसेंजियल सेल्स पड़े हुए हैं, ये इक्का दुक्का बाकी सेल हैं। अब हाइपर सेलुलैरिटी के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्स इसके अंदर डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सेल्स होंगे। अब वो सेल्स कौन कौन से होंगे, या मेसेंजियल सेल्स होंगे, या न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे, या मोनोसाइट्स आ जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स मतलब डिफरेंट सेल्स आ जाएंगे, और वो क्या कर देंगे, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगी, सेलुलैरिटी इंक्रीज हुई होगी। तो जिस भी डिजीज के अंदर नाम के अंदर प्रोलिफरेटिव लिखा होता है ना, तो उसके अंदर हाइपर सेलुलैरिटी आपने हिस्टोलॉजी में लिख देनी है, ठीक है। तो ये आपको एक और तरीका बता दिया मैंने, ठीक है। तो हाइपर सेलुलैरिटी क्यों होती है, क्योंकि ग्लोमेरुलर टफ्ट्स के अंदर मेसेंजियल सेल्स या एंडोथेलियल सेल्स की हाइपरप्लेजिया हुआ होता है, ल्यूकोसाइट्स इन्फिल्ट्रेट हुए होते हैं। और मैंने आपको क्रीसेंट फॉर्मेशन ऑलरेडी बता दिया था। रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास ये जो सेल्स होते हैं, जो कि पराइटल लेयर के सेल्स होते हैं, ठीक है, पराइटल लेयर ऑफ बुमेन कैप्सूल, ये वाली, इसके सेल्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक चांद की तरह हमें एक इस तरह स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम कहते हैं क्रीसेंट अपीयरेंस, ठीक है। तो क्रीसेंट शेप्ड अपीयरेंस हाइपर सेलुलैरिटी है, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर होता है ये। अच्छा, दूसरी है बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग। ये हिस्टोलॉजी में एक और फीचर आपको मिल सकता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकन क्यों होगी, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर डेपोजिशन हो जाएगी इन इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की, जो हम ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। और उसके साथ क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पड़ा होता है, मैंने आपको बताया था एपिथेलियल लेयर, ठीक है। एपिथेलियल लेयर कौन सी, बोमेन कैप्सूल की विजरल वाली। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये पोडोसाइट बना रहे होते हैं, तो इनकी इफेसमेंट हो जाती है। जब बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक होती है ना, तो ये साथ में इफेस हो जाते हैं, मतलब छोटे हो जाते हैं, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो पिक्चर्स दिखाऊंगा साथ में, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग हो गई। बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग आपको क्या करते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट होने की वजह से वो थिक हो जाती है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो जाती है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ पे थिक होती है, डायबिटिक ग्लोमेरुलोसेक्लरोसिस के अंदर, ठीक है। अब हाइलोनोसिस और सेक्लरोसिस, ये 2 वर्ड्स हैं। हाइलोनोसिस जहाँ पे भी लिखा होना है, जिसका मतलब ये होता है कि कोई इओसिनोफिलिक ग्रैनुलर इओसिनोफिलिक स्मूथ होमोजेनस, ठीक है, मटेरियल जो है वो इकट्ठा हुआ है, ठीक है। मैं अगर पिंक कलर से ड्रॉ कर सकूं, ठीक है, तो इस तरह आपको हाइलाइनाइजेशन में इस तरह इओसिनोफिलिक मटेरियल मिलेगा आपको, हाइलाइनाइजेशन होगी, ठीक है। हाइलाइनाइजेशन का मतलब यही होता है होमोजेनस इओसिनोफिलिक मटेरियल इन द ग्लोमेरुलाई। अच्छा, और ये क्यों होता है, ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स जो कि सर्कुलेशन से लीक आउट होके ग्लोमेरुलस में आ चुके होते हैं, उसकी वजह से। अब आपको अगर पैथोलॉजी पता होगी कि देखें जी, सपोजिंगली कोई भी ऐसी पैथोलॉजी जिसके अंदर प्रोटीन लीक हो रहे हैं और वो ग्लोमेरुलस के अंदर आ रहे हैं, मतलब प्रोटीन यूरिया वाली डिजीज है, उसके अंदर क्या आपको मिलेगा, हाइलोनोसिस मिलेगी, ठीक है। सेक्लरोसिस क्या होता है, सेक्लरोसिस का मतलब होता है कि अगर एक्स्ट्रा सेलुलरली, मतलब आप ये देख रहे हैं ना, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या है कि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज के बाहर ये बोमेन कैप्सूल के अंदर ये स्पेस होती है, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो बढ़ गया है। यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा मेसेंजियल सेल्स की ओवर ग्रोथ हो गई है, या फिर ये पराइटल सेल्स बहुत ज़्यादा ओवर ग्रो कर गए हैं, तो ये बाहर से कैपिलरीज को अंदर की तरफ क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो कैपिलरीज का जो ल्यूमिन होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से सेक्लरोसिस होगी। तो यही 3-4 बातें आपको हिस्टोलॉजी हर जगह पे यही लिखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो के अंदर ना एक कंपैरेटिव टेबल करेंगे जिसमें हमारी सारी की सारी ग्लोमेरुलर डिजीजेस हो जाएंगी। ये अगर आपको बेसिक समझ आ गई है ना, तो अब हमने सिर्फ क्या करना है, इन सारे पीसेस को जोड़ना है एक साथ, एक पजल की तरह हम फिट करेंगे और हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा, सारी डिजीजें एक साथ हो जाएंगी।
अभी तक जो हमने पढ़ा है ना उसको मैं जल्दी से एक साथ इकट्ठा कर देता हूँ, ठीक है। हमने 3 चीज़ों को देखा है, क्लिनिकल सिम्टम्स देखे हैं, ठीक है, नेफ्रिटिक हो सकते हैं या नेफ्रोटिक हो सकते हैं, ठीक है। नेफ्रिटिक के अंदर आपने क्या देखना है, मेनली क्या होगा, हिमेटोयूरिया होगा, ठीक है, ब्लड आएगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर क्या चीज़ होती है, प्रोटीन यूरिया ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे, ये बात आपको मेन याद रखनी है, ठीक है। क्लिनिकल स्पेक्ट्रम या ये होगा या ये होगा, ओके। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या हो सकती है, या इम्यून मीडिएटेड हो सकती है या नॉन इम्यून हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होती है, इम्यून। इम्यून मीडिएटेड 3 तरह से हो सकती है, या सेल मीडिएटेड होगी, सेल मीडिएटेड में टी सेल डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे, या अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, एंटीबॉडी की वजह से डिस्ट्रक्शन हो रही होगी। अब एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। अब या ये सर्कुलेशन में बन के आएंगे, या फिर एंटीजन जो होगी वो इन सीटू डिस्ट्रक्शन करेगी एंटीबॉडी। इन सीटू 2 तरह की हो सकती हैं, या प्लांटेड एंटीजेंस होंगी। प्लांटेड एंटीजेंस वो होती हैं जो कि ब्लड से आई हैं लेकिन एज एंटीजन आई हैं, और उसके पीछे पीछे क्या आई हैं, एंटीबॉडीज। ये बात मैंने आपको समझाई है। या फिक्स्ड होंगी एंटीजेंस, जैसे कि कोलेजन वगैरह, वो सेल्फ एंटीजन है, वो वहीं पे पड़ी हुई ऑलरेडी, और उसके बाहर से आके एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, एंटीबॉडी आके लग गई है उसके साथ। तो इन सीटू 2 तरह से हो सकती हैं, या प्लांटेड एंटीजेंस के अगेंस्ट होती हैं या फिक्स एंटीजेंस के अगेंस्ट। तो ये सारी हमने अभी तक पढ़ ली हैं। फिर मैंने आपको बताई हिस्टोलॉजी, ठीक है। हिस्टोलॉजी में मैंने आपको बताया कि 3-4 बातें होंगी, या हाइपर सेलुलैरिटी हुई होगी, ठीक है। हाइपर सेलुलैरिटी क्यों हुई होगी, डेपोजिशन ऑफ इम्यून सिस्टम के जितने इन्फिल्ट्रेट्स हैं उनकी वजह से, या मेसेंजियल सेल्स या एंडोथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन की वजह से, ठीक है। या बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हुई होगी, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्यों थिक हुई होगी, जब बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर डेपोजिशन होगी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की, तो उसकी वजह से होगी। या तीसरी बात मैंने आपको बताई कि हाइलोनोसिस होगी या सेक्लेरोसिस हुई होगी, ठीक है। होपफुली आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। थैंक यू।